तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज शनिवार का दिन और कहानी का 800वां एपिसोड, 26 जून 2021। 800 कहानियाँ, 800 कहानियाँ देखते ही देखते पूरी हो गई। यह आप लोगों का प्यार है, क्योंकि आप लोग सुनते हैं इसलिए मैं सुनाता हूँ। और कोशिश यही है कि कहानियों का ये सफ़र यूँ ही जारी रहे, चलता रहे। आप लोग भी अपना प्यार इसी तरह देते रहें, अपने सुझाव, शिकायतें सब कुछ दें, क्योंकि ये पूरी एक क्राइम तक फैमिली है। तो यहाँ बात ये सिर्फ नहीं है कि अच्छी अच्छी तारीफ़ ही हो, और मुझे खुशी होती है जब आप लोगों के मेल आते हैं, उसमें आप गलतियों की तरफ ध्यान दिलाते हैं। और बल्कि मेरी पूरी जो टीम है उनकी कोशिश यही होती है कि जो एक सिलसिला शुरू हुआ है उसको बेहतर तरीके से कैसे आगे रख सकें। तो ये आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सब कुछ है। बाकी पूरी क्राइम तक जो टीम है, ये उनकी भी सारी मेहनत है, जो लोग लगे रहते हैं सारे। तो 800वीं कहानी, मुझे लगा 800वीं कहानी है तो कुछ थोड़ा ज़्यादा मेहनत की जाए, कुछ रिसर्च की जाए। तो एक बहुत पुरानी कहानी निकली, और ये पुरानी कहानी सामने आई। इस कहानी के बारे में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा जिसने अट्रैक्ट किया वो ये था कि जब मुझे पता चला कि आज़ाद हिंदुस्तान और आज़ादी से पहले के अगर कुछ साल ले लें, शायद ये देश का अब तक का सबसे महंगा एक ऐसा मर्डर केस, ये एक ऐसा क्रिमिनल केस है जिसमें बहुत पैसे खर्च हुए। मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव क्रिमिनल केस अगर गिना जाए आज़ाद हिंदुस्तान में और आज़ादी से पहले के दौर में, तो यकीनन ये शायद टॉप 1, 2, 3 या 4, 5 उस कैटेगरी में आएगा जिसमें इतने पैसे खर्च किए गए। कहानी साउथ इंडिया की है, कहानी तब के मद्रास की है जो आज चेन्नई है। एक ज़माने में विजयनगर का शासन हुआ करता था। उसके बाद फिर मुग़ल सल्तनत आई, मुग़ल का शासन हुआ करता था। तो अलग अलग जो हिस्से थे पूरे उस इलाके में, साउथ में, उसमें एक मुग़ल रूलर ने यह किया कि जो जहाँ जिसकी ज़मींदार नवाब जो हुआ करता था, उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अपना जो तुम्हारा पॉलिटिकल एजेंडा वो सब चलाते रहो, लेकिन हमें तुम्हें लगान देना होगा, टैक्स देना होगा। और साल में एक बार तमाम ज़मींदारों से वो लोग पैसे वसूलते थे टैक्स के नाम पर। तो बाद में खैर अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने फिर उसको अपने कब्ज़े में ले लिया और ये सारा सिस्टम ख़त्म हुआ। लेकिन नवाबियत, ज़मींदारी तब तक चलती रही। तो अलग अलग उस वक्त ज़मींदार घराना हुआ करता था, उनके राजकुमार हुआ करते थे। और उसी दौरान में मद्रास में अंग्रेज़ों के टाइम में एक कॉलेज खोला गया। इस कॉलेज के खोलने का मकसद ये था कि जो नई जनरेशन पीढ़ी आ रही है, अलग अलग ज़मींदार घरानों से, नवाबों के घराने से, उनको कल्चर सिखाना। ख़ास तौर पर अंग्रेज़ों की जो सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बातें, तो उनको एक तरह से तैयार करना था। उसमें घुड़सवारी हो, उसमें निशानेबाजी हो, यहाँ तक कि अगर आप महिला गेस्ट के साथ हैं तो उनको कैसे आप अपने हाथों से पकड़ेंगे, कैसे डिनर टेबल तक ले जाएंगे, उठने बैठने, घुड़सवारी, शूटिंग, हर चीज़ की तालीम देने के लिए एक कॉलेज खोला गया था। इस कॉलेज का नाम था नेविंगटन हाउस, और ये मद्रास में खोला गया था। तो इस नेविंगटन हाउस कॉलेज में सिर्फ़ और सिर्फ जो बड़े बड़े रईसज़ादे थे, उनके बच्चों को पढ़ाई के अलावा ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी कि आप शाही परिवार में कैसे उठेंगे, बैठेंगे, कैसे घुड़सवारी करेंगे, कैसे निशानेबाजी करेंगे, कैसे ऊंची ऊंची महफिलों में आपका बर्ताव होगा, बिहेव होगा, आप वहाँ खाना कैसे खाएंगे, लोगों से मिलेंगे कैसे, बात कैसे करेंगे। तो कुल मिलाकर जो एक स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, यहाँ पे एक आपका पूरा जो एक शख्सियत है आपकी, उसकी ट्रेनिंग दी जाती थी। तो नेविंगटन हाउस ये स्कूल, बल्कि कॉलेज, मद्रास में था। और इसी कॉलेज की कहानी है ये। इस कॉलेज के प्रिंसिपल थे उस वक्त डेलाहे, बल्कि डेलाहे भी बोलते हैं इनको, डेलाहे। ये एक बहुत बड़े स्कॉलर थे और इस कॉलेज के प्रिंसिपल थे, और कहते हैं कि ये बेहद सख्त थे। और जितने भी उस वक्त नवाबों के, ज़मींदारों के घराने के जो बच्चे आते थे,
उनके लिए बड़े स्ट्रिक्ट रूल थे और इसीलिए बहुत सारे बच्चे उनसे नाराज़ भी रहते थे, गुस्सा भी रहते थे और कई बार मनमुटाव भी हुआ। लेकिन ये एक तरह से इतने स्ट्रिक्ट थे कि सारी जो बातें थी वो डेलाहे की ही चलती थी, पूरा हुक्म उन्हीं का चलता था। डेलाहे की शादी हुई थी, एक और इंग्लिश वुमेन थी वो मैक्रोमिक, बल्कि मैकोमिक। तो ये मिसेस डेलाहे थी और ये दोनों उसी कॉलेज कैंपस में मद्रास में रहा करते थे, नेविंगटन कॉलेज। रहने के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि कुछ बिगड़ैल रईसजादे जो थे उनको प्रिंसिपल की ये सारी चीज़ें, सख्ती, ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं थी और वो चाहते थे कि प्रिंसिपल उनकी मतलब जिस बैकग्राउंड से आते हैं तो थोड़ी रिस्पेक्ट दे, इज्जत दे। तो इसको लेके कई बार कुछ अलग अलग जगहों पे प्रिंसिपल के साथ मनमुटाव हुआ। इस कॉलेज की एक खासियत और थी, इसमें जितने भी ज़मींदार घराने के लोग आते थे उनके बच्चों को, लड़कों को नाम से नहीं बुलाया जाता था, बल्कि उनकी रियासत और विरासत के हिसाब से बुलाया जाता था। मतलब उनकी जो, जहाँ पे उनकी हुकूमत चलती थी, जैसे किसी एक इलाके का ज़मींदार वो है तो उस इलाके का जो नाम होगा वो उस बच्चे का नाम होगा, उस स्टूडेंट का नाम होगा। जैसे एक उस वक्त में दो बहुत ही रिचेस्ट साउथ इंडिया में ऐसे घराने थे ज़मींदारों के, एक था सिंगमपत्ती और दूसरा था कादम्बुर। कादम्बुर घराना और सिंगमपत्ती, ये दो ज़मींदार घराना बहुत ही उस वक्त मतलब बहुत हाई फाई माना जाता था, बहुत ज़्यादा इनके पास पैसे थे, रिचेस्ट पर्सन थे ये। और इन दोनों में भी सिंगमपट्टी सबसे ज़्यादा अमीर था। तो सिंगमपट्टी घराने का एक लड़का वहाँ पढ़ता था, एक कादम्बुर घराने का जो ज़मींदार घराने का था, ये दोनों वहाँ पढ़ते थे। 15 अक्टूबर 1919, 15 अक्टूबर 1919 की बात है। डेलाहे रूटीन के मुताबिक कॉलेज कैंपस का चक्कर लगाने के बाद उसी कॉलेज कैंपस में उनका अपना प्रिंसिपल का एक घर था, वो वापस लौटते हैं। डिनर करने के बाद थोड़ा सा वॉक करते हैं, जो तमाम स्टूडेंट होते हैं उनको गुड नाइट भी करते हैं और फिर अपने घर में चले आते हैं। उनकी वाइफ मिसेस डेलाहे वहीं पे थी। उसके बाद जिस कमरे में ये सो रहे थे उसमें 2 बेड था, एक बेड पे डेलाहे सोते हैं और उनके बराबर वाली बेड पे, दूसरी बेड पे उनकी वाइफ सोती है। रात करीब 10 से 11 बजे का वक्त हो जाता है, 8:30 के पास वो सब डिनर विनर करने के बाद सो जाते हैं। 11 साढ़े 11 के वक्त अचानक इस नेविंगटन कॉलेज के हॉस्टल में, और वहाँ पे जितने स्टूडेंट थे सब लगभग वो भी सो रहे थे, कुछ जाग रहे थे, मिसेस डेलाहे की एक चीख सुनाई देती है बहुत तेज़। बच्चे घबरा जाते हैं, लड़के जो थे वो सब भाग, और इस चीख के साथ एक फायरिंग की आवाज़ आती है, गोली चलने की। चूँकि चीख प्रिंसिपल के घर से आई थी, मिसेस डेलाहे चीख रही थी, सारे स्टूडेंट वहाँ भागते हैं। दौड़ कर जब वो अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि जिस बेडरूम में प्रिंसिपल डेलाहे सो रहे थे, बिस्तर पर खून से लथपथ उनकी लाश पड़ी है। उनकी बाईं कनपट्टी पे गोली लगी हुई है और एक राइफल पड़ा हुआ है बेड के पास ही, और एक खोखा भी पड़ा हुआ है। अब ये जब सारी चीज़ें देखी गई तो फ़ौरन एक स्टूडेंट ने उसमें फ़ोन किया लोकल पुलिस को। लोकल पुलिस वहाँ आती है, तफ्तीश करती है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तब तक उनको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब इसके बाद मामले की जांच आगे बढ़ती है। चूँकि एक ऐसा कॉलेज जिसमें सारे बड़े बड़े घराने के लड़के पढ़ रहे हैं और उसके प्रिंसिपल का इस तरह से कत्ल, तो उस वक्त ये खबर अपने आप में 1919 की बात कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोग इसको अखबारों में और तमाम जगहों पे पढ़ने लगे और ये छपने लगा, क्योंकि इसके पीछे फिर एक के बाद एक कहानी और खुलासा होने लगा। ये हुआ कि ये कत्ल क्यों हुआ। पहली चीज़ तो रूल आउट कर दिया जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी उस वक्त, ब्रिटिश पुलिस वाले ही थे, कि सुसाइड नहीं, एक मर्डर है। जब तफ्तीश ली गई, तलाशी ली गई, तो फिर पता चला कि उनके घर से एक और राइफ़ल मिला है। अब इस 2 राइफ़ल की थ्योरी ने मामले को थोड़ा उलझा दिया कि दूसरा राइफ़ल क्यों है। तमाम स्टूडेंट से बात की गई, कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। इस दौरान में अब कुछ चीज़ें र्यूमर उड़नी शुरू हुई। उस पर एक पहली ये हुई कि जो मिसेस डेलाहे थी उनका कुछ स्टूडेंट्स के साथ लव अफेयर था। अब ये बात धीरे धीरे अंग्रेज़ अफसरों को भी पता चली। अब वो उस वक्त कमरे में भी मौजूद थी जब ये कत्ल हुआ था। तो अंग्रेज़ों ने पहला काम ये किया कि ये चीज़ जब मीडिया में और तमाम चीज़ें आने लगी,
उन्होंने मिसेस डेलाये को फ़ौरन मद्रास से लंदन वापस भेज दिया और कहा कि जब तक ये केस ख़त्म नहीं होता आप निकल लीजिए, ताकि और ज़्यादा कुछ इस बारे में गॉसिप और ये सारी चीज़ें ना उड़ें। अब उनको भेज दिया गया, तफ्तीश होने लगी। अब अंग्रेज़ मुखबिर जासूस भी लग गए, कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे जब छानबीन चलने लगी तो अचानक ज़ीरो इन करते हुए दो घराने के ऊपर जाकर शक टिक जाता है, एक कादम्बुर घराना और एक सिंगमपट्टी। अब मतलब ये दो घराना, जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों लड़कों का नाम है, क्योंकि वहाँ रियासत के हिसाब से नाम है। तो इसकी वजह क्या थी? तो इसकी वजह ये कहा गया कि इनमें से एक जो है वो प्रिंसिपल से नाराज़ रहता था, सिंगमपट्टी, और उसने कई बार अपने दोस्तों से कहा था कि प्रिंसिपल को मार देना चाहिए। तो ये लाइन जो है ये कहीं ना कहीं पूछताछ, इंट्रोगेशन के दौरान में अंग्रेज़ पुलिस अफसरों तक पहुंची। कादम्बुर के बारे में भी ये था कि जो प्रिंसिपल थे उनकी वाइफ के साथ शायद उसका लव अफेयर था। अब ये दोनों चीज़ें सॉलिड ग्राउंड थी शक करने के लिए। इसके बाद तफ्तीश आगे बढ़ती है और इसी दौरान में इस केस में एक नया ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये आता है कि जो कादम्बर है वो अचानक वादा माफ गवाह बन जाता है और बयान देता है पुलिस को। वो कहता है कि असल में सिंगमपट्टी ने ही ये कत्ल किया है और मैं इसका गवाह हूँ। और वो प्रिंसिपल से नाराज़ रहता था क्योंकि एक बार प्रिंसिपल ने उससे कहा था कि तुम साउथ इंडियन बहुत ही मतलब एक तरह से जानवर टाइप के हो, हैवान टाइप के हो। ये बात उसको बुरी लग गई थी और ये बात उसने दिल में रखा हुआ था और कई बार वो डिसिप्लिन और बाकी चीज़ों के लिए भी उसको डांटते थे। तो कहीं ना कहीं सिंगमपट्टी उसको लेके नाराज़ था और उसी ने कत्ल किया और उसने मुझे बताया कि मैंने ही मारा है। अब अचानक एक शख्स सामने आता है, गवाही दे रहा है, कहता मैं विटनेस हूँ, इधर कोई और क्लू मिल नहीं रहा। अंग्रेज़ उसको वादा माफ गवाह के तौर पर रख लेते हैं और कहते हैं चलो कि ठीक है अब तुम बयान दो। अब इसके बाद इस दौरान में ये चीज़ें भी लीक हो जाती हैं, लव एंगल, ये इस तरह के कमेंट्स करना। तो और दूसरा ये चूँकि मद्रास कॉलेज साउथ में उस वक्त ये सारे जो बच्चे थे वो अलग अलग ज़मींदार घराने के पावरफुल लोग थे, तो ये हुआ कि यहाँ पे ये मामला बिगड़ सकता है। तब उस वक्त की सरकार ने एक गुजारिश की, उन्होंने कहा कि इस केस को मद्रास से मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया जाए क्योंकि यहाँ पे इसमें बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें पैदा कर सकती हैं पॉलिटिकल और बाकी वजहों से। तो इस अर्ज़ी को मान लिया गया और इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया मुंबई, जबकि मुंबई से इसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन मुंबई कोर्ट में बल्कि ये मामला भेज दिया गया। अब ये केस इतना बड़ा और इतना चर्चित हो चुका था उस वक्त कि बाकायदा इसके लिए जज इंग्लैंड से आए और कहते हैं कि जब जब पेशी होती थी और वो आते थे तो जो इंग्लैंड के सुप्रीम कोर्ट के, ब्रिटेन के जो जज का पूरा गेटअप होता था, पूरे कपड़े और उस तरीके के, जबकि अपना क्लाइमेट और ये गर्मी बहुत सारी चीज़ें थी उस वक्त, लेकिन वो उसी में आते थे और लोग जज को उस रूप में देखने के लिए भी बहुत सारी भीड़ आ जाती थी और केस इतना हाई प्रोफाइल था। अब यहाँ पर कार्रवाई शुरू हुई। अब दोनों, एक तरफ जो अप्रूवर बना है वो भी अच्छे घराने से और दूसरी तरफ जिसको कहा गया कि इसने कत्ल किया है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, सिंगमपट्टी को। अब सिंगमपट्टी के घर वालों ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लंदन से वकील बुलाया और इंडिया के उस वक्त के जितने नामचीन टॉप के लॉयर थे उनको हायर किया और कहा कि हमें अपने इस वंश को बचाना है, अपने राजकुमार को बचाना है। अब अदालत में मुकदमा शुरू होता है, सुनवाई चलती है, सारे सबूत गवाह रखे जाते हैं। तो जो मेन जज थे उनके साथ साथ एक पूरी ज्यूरी की मेंबर बैठी थी और इस बॉम्बे हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई थी। तो ज्यूरी के मेंबर ने जब कादम्बुर के सारे बयान लिए तो बहुत सारे विरोधाभास, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली कि जो गलत बता रहा। जैसे कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त पता चला उसकी मौजूदगी कहीं और थी, तो उसका विटनेस होना वो बात गलत साबित कर रही थी। दूसरा, किसी ने सिंगमपट्टी को प्रिंसिपल के कमरे में जाते नहीं देखा, गोली चलाते नहीं देखा। तीसरा, कभी उससे पहले उसके पास कोई राइफ़ल नहीं देखी गई। चौथा, कि उनके कमरे में ऑलरेडी दूसरा राइफ़ल था जो केस को और थोड़ा सा भटका रहा था। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिससे लगा कि सिंगमपट्टी को फंसाया जा रहा है और तमाम दलील और सबूत को देखते हुए अदालत ने ये माना
कि कादम्बर झूठ बोल रहा है और कोई ना कोई साजिश है या सच छुपा रहा है। तो इसी बिना पर आखिर में कादम्बर के बयान को गलत माना गया और सिंगमपट्टी को अदालत ने रिहा कर दिया सबूतों के अभाव में। अब रिहा कर दिया, लेकिन कातिल कौन है? इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें आई जिससे लगा कि कादम्बर ने जानबूझ के सिंगमपट्टी को फंसाया था। असली कहीं ना कहीं साजिश और प्रिंसिपल की मौत से उसका कोई रिश्ता है। अब इसके बाद पूरा शक उसी के ऊपर चला गया जो पहले खुद गवाह बना हुआ था। अब कादम्बर के ऊपर मुकदमा चला। इस मुकदमे को जब यहाँ पे चलाने की कोशिश की गई, अब कादम्बर के खिलाफ जो वादा गवाह बन चुका था, तो उसके घर वालों ने लंदन में कोर्ट में जाकर इसके खिलाफ चैलेंज किया, क्योंकि ऊपरी अदालत सुप्रीम कोर्ट तो वहीं था, और वहाँ के टॉप लॉयर को हायर किया। वहाँ पे भी चूंकि कोई विटनेस नहीं था, कोई सबूत नहीं था, कादम्बर केस जीत गया और अदालत ने सबूतों के अभाव में उसे भी बरी कर दिया। तो कुल मिला के अब ये हुआ कि एक तरफ यहाँ पे सिंगमपट्टी को छोड़ दिया गया, वहाँ पे कादम्बर को छोड़ दिया गया। तो फिर कातिल कौन था प्रिंसिपल डे हेल का? इसका जवाब नहीं मिला। अब इस दौरान में जब ये मुकदमा चला और केस सारी चीज़ें चली, तो पता चला कि सिंगमपट्टी को बचाने के लिए और बड़े बड़े कीमती वकीलों को हायर करने के लिए लंदन तक से उस ज़माने में वकील बुलाने के लिए उसके फादर ने, जो सिंगमपट्टी के ज़मींदार थे मेन, अपने 12,000 हेक्टेयर ज़मीन बेच दी। 12,000 हेक्टेयर ज़मीन को बेच दिया था। और उस ज़माने में 12,000 हेक्टेयर ज़मीन बहुत बड़ी, मतलब आज भी, आज तो और भी ज़्यादा है। तो उसके ऊपर उनका एक मंजोलाई टी स्टेट हुआ करता था। ये 12,000 हेक्टेयर ज़मीन पर मंजोलाई टी स्टेट, इस टी स्टेट को उन्होंने बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन को बेचा था। 12,000 हेक्टेयर का टी गार्डन अपने बेटे को बचाने के लिए, बड़े बड़े वकील को हायर करने के लिए, लंदन तक से वकील बुलाने के लिए सिंगमपट्टी के पिता ने ये बेची। इसी के बाद ये कहा जाता है कि प्री इंडिपेंडेंट, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, हिंदुस्तान के अगर कुछ क्रिमिनल केसेस हैं और मर्डर का कोई मुकदमा है, तो शायद सबसे महंगे मुकदमे में से एक ये केस है जो नेविंगटन कॉलेज मद्रास का केस है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे अफसोसनाक पहलू है कि उस वक्त अंग्रेज़ तमाम ज़हीन दिमाग अफसर जो माने जाते थे, उनके वकील तेज़ तर्रार, डिफेंस के भी वकील को लंदन से बुलाया गया था ताकि वो इन दोनों के खिलाफ सही केस बना सकें। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद 2019 यानी कि आज 100 करीब 2 साल हो गए, 102 ईयर्स, आज भी ये पता नहीं कि प्रिंसिपल का कातिल कौन था, कत्ल की वजह क्या थी, किसने मारा। लेकिन कहानियाँ ये थी कि उनकी वाइफ का कुछ लव अफेयर था और इसी वजह से उनकी जान गई, लेकिन इसको इस्टेब्लिश नहीं किया जा सका। तो 102 साल के बाद भी एक ऐसा केस जो हिंदुस्तान की अदालत के इतिहास में, कानून के इतिहास में सबसे महंगे केस के तौर पे जाना जाता है, जिसकी फी मतलब इतना खर्च किया गया, जिसे 12,000 हेक्टेयर तक ज़मीन बेच दी। अंजाम उस केस का यह है कि उस केस का सही अंजाम क्या था, सच्चाई क्या थी, कौन कातिल था, कत्ल का मकसद क्या था, ये किसी को नहीं मालूम। तो ये थी कहानी 102 साल पुरानी, जो आज भी एक राज है, अनसॉल्व्ड है। आज भी प्रिंसिपल के कत्ल की वजह और कातिल का कोई अता पता नहीं। अब तो शायद इस केस में कोई सुनवाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हैरत की बात है कि 102 साल के बाद भी ये केस अनसॉल्व्ड है। और ये अकेला नहीं, ऐसे बहुत सारे केस हैं, आगे कभी कहानी में आपको इस तरह के केसेस भी सुनाएंगे। तो फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को, कल संडे है, तो अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद यही कि छुट्टी अच्छे से गुजरे, हम लोगों की भी गुजरे। तो मंडे किसी नई कहानी के साथ मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू वेरी मच।